हेलो दोस्तों, यह मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर चौथा है। टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम आने वाले समय में रेलवे एग्जाम्स के लिए भी और अदर जो वनडे एग्जाम होंगे उन सब के लिए भी यहाँ पर जीके मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी मिलेगी, और इसके अलावा आप लिंक जो है सबकी जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, प्राइम एकेडमी ऐप, जो आपको फ्री मूव्स कोर्सेस और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्राइम एकेडमी ऐप को। बाकी रैंक अप क्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। रैंक अप क्यू बैच ज्वाइन करने का फायदा क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रैक्टिस मिलेंगे। आप बैच ज्वाइन करने का उद्देश्य समझिए। मैं सिर्फ और बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो तो करवाए जा रहे हैं, वीडियो भी आपको वहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस भी अवेलेबल है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे प्रश्नों की जो यहाँ पर अवेलेबल हैं एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत। ठीक है, उसका डिटेल सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, आप सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ये बैच। इसके लिए आपको सिंपल है, आप PYQ50 के नाम से आप कूपन कोड यूज करेंगे और यह बैच आपको 149 का मिल जाएगा। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डाउनलोड कैसे करना है? आपको गूगल पे स्टोर पर जाना है और इस तरीके का लोगो दिखेगा, इंस्टॉल करना है। पेड कोर्स सेक्शन में जाएंगे, एसएससी एग्जाम जाएंगे, यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे और ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्लासेस जो है वो डेमो के रूप में है, फर्स्ट टेस्ट है वो भी फ्री है, तो आप उसको लगाकर टेस्ट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने आप को किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, प्राइम जीएस पीडिया भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फ्री में रहेगा प्राइम जीएस पीडिया। इसमें जल्द से जल्द, बहुत जल्द ही आपको 25 क्वेश्चन 15 मिनट में आपको मिल जाएगा इस टाइम के अंदर। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे एसएससी एग्जाम्स में अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कोई भी व्हाट्सएप क्वेरी है आप मुझे, मतलब कोई भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो आपको प्राइम जिस पे टेस्ट वीडियो हो गया, PYQ भी जल्द से जल्द यहाँ पर SSC CGL CHSL CPO जो भी MTS हो गया, GD हो गया, सबके PYQ भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। प्रीवियस क्यू सेक्शन में बहुत जल्दी मिलेंगे सारी चीजें। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? तो किस संगठन की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी? क्या लगता है आपको, क्या किस संगठन की स्थापना हुई होगी? तो एक ही मात्र संगठन है जो सबसे फेमस रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, मुस्लिम लीग भी नहीं, ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी स्थापना जो है 1885 में हुई थी। अगर तारीख की बात करें हम, तो कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर? बॉम्बे में हुई थी, वर्तमान मुंबई, मुंबई में, बॉम्बे में हुई थी, जिसको वर्तमान मुंबई थी, वर्तमान मुंबई, वर्तमान मुंबई में हुई थी। यह भारत का जो है सबसे बड़ा मतलब सबसे पुराना राजनीतिक दल है। और किसने स्थापना की हुई थी? तो इसमें बेसिकली तीन लोग प्रमुख थे अगर देखा जाए तो। एक तो A.O. ह्यूम, जो कि अंग्रेज थे, A.O. ह्यूम। ठीक है, और इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी और W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी का मतलब हो गया व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी। तो ये तीन लोगों ने मिलकर ही इसकी स्थापना की हुई थी। वहीं पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो 1925 में हुई थी, M.N. राय द्वारा की गई थी। ठीक है, और जो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में हुई थी। ठीक है, 1906 में हुई थी। तो ये कुल मिला के सब चीजें जो आपको जितने फैक्ट की आवश्यकता है वो मैंने बता दिया है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की हुई थी वो भी अभी आपको आगे सब चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है M.N. राय द्वारा कहाँ पर की गई थी? कानपुर में की गई थी, M.N. राय द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक था? मतलब एक थे तो वो बताना है आपको। चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो A.O. ह्यूम यही थे। ठीक है, एनी बेसेंट नहीं थे, महात्मा गांधी जी भी नहीं थे, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज भी नहीं थे। ठीक है, तो जो कह सकते संस्थापकों में से एक थे वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसमें कौन से? दादा भाई नौरोजी, W बनर्जी, दिनसा एलुसे वाचा और ये सब लोग थे। ठीक है, तो जो A.O. ह्यूम थे एक योग्य ब्रिटिश सिविल सेवक थे। ठीक है, अब इनको ये ह्यूम है ना, इनको भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पक्षी विज्ञान का
जनक भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। ठीक है। और एनी बेसेंट जो थी वो पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। 1917 में इन्होंने जो है कलकत्ता में कलकत्ता का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की हुई थी। ठीक है। तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और महात्मा गांधी जी जो है वो 1920 में कांग्रेस के नेता बने थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो भारत का वायसराय बताना है आपको कौन था। तो जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का जो समय काल था वो था 1884 से लेकर 1888, 1884 से लेकर 1888 था। ठीक है। और इसी के समय पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसी के लिए स्थापना के लिए जो है एक सहमति भी प्राप्त की थी। ये वो ह्यूम ने जो है कांग्रेस की स्थापना के लिए सहमति प्राप्त की हुई थी। ठीक है। और मई 1885 में स्थापना। और जैसे लॉर्ड लेटन का जो समय काल है, लॉर्ड लेटन का जो समय काल है वो 1876 से लेकर 1880 था। ठीक है। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है वो 1880 से लेकर 1884 हो गया। और लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल है वो कितना है? 1869 से लेकर 1872 है। ठीक है। तो ये सब इनके कालकार हैं। जैसे लॉर्ड रिपन है तो इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता था। ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला अधिवेशन आपको बताना है किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो पहला अधिवेशन जो है वो 1885 में स्थापना के समय पर ही आयोजित किया जाएगा कि नहीं? तो स्थापना के समय पर ही आयोजित किया गया था। तो कब? 1885 में। कहाँ पर किया गया था वो? बॉम्बे के जो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। तो पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे के, बॉम्बे के गोकुल दास, गोकुल दास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, संस्कृत कॉलेज में हुआ था, कॉलेज में हुआ था। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है डब्ल्यू सी बनर्जी ने की हुई थी। अध्यक्षता किसने की हुई थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की हुई थी। ठीक है। और यह अधिवेशन मूलतः बेसिकली क्या होता था? पुणे में होना था। लेकिन क्या हुआ था वहां पर पुणे में जो है प्लेग फैल गया था। तो प्लेग के कारण ही जो है बॉम्बे बॉम्बे में आयोजित हुआ था। और सबसे पहले जो है 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, भाग लिया था। कोई महिला प्रतिनिधि थी और केवल 2 मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और पहला प्रस्ताव जो है, तो पहला प्रस्ताव जो है किसने प्रस्तुत किया हुआ था? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने प्रस्तुत किया हुआ था। पहला प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने प्रस्तुत किया हुआ था। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, 1888 में जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? जॉर्ज यूल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास, बम्बई। तो देखो जो किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे वो बताना है आपको। जॉर्ज यूल जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो ये जो है एक अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं, ब्रिटिश अध्यक्ष रहे हैं, कुल मिला के कह सकते हैं कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर? इलाहाबाद में हुआ था। एक चौथा अधिवेशन था यहाँ, चौथा अधिवेशन था, चौथा अधिवेशन था जो इलाहाबाद में हुआ था। और यहाँ के अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने की थी। तो ये बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक है, अब पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में हुआ और बॉम्बे में हुआ। अध्यक्षता कौन ने की, किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, यानी कि WC बनर्जी ने की हुई थी। WC बनर्जी ने की थी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा अधिवेशन, तो दूसरा अधिवेशन जो है वो 1886 में हुआ। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने दूसरा अधिवेशन की। दादा भाई नौरोजी ने। फिर आता है तीसरा अधिवेशन। तो तीसरा अधिवेशन जो है वो 1887 में हुआ था। 87 में मद्रास में हुआ था। मद्रास में, और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। हम्म, तैयब जी ने। ठीक है, फिर आता है चौथा अधिवेशन जो मैं बता चुका हूँ, जॉर्ज यूल ने इलाहाबाद में हुआ था और 1888 में हुआ था। ठीक है, और विलियम बेडरमन थे जो 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो किसी विदेशी नागरिक द्वारा सर्वाधिक थी। कौन थे? विलियम बेडरनबर्न। ठीक है, हालांकि इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस को मनाया था। तो कब मनाया हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस पूछा गया है। ठीक है, तो पहला स्वतंत्रता दिवस जो है वो 1929 में मनाया गया था, लेकिन तारीख आपको पता होनी चाहिए। अब 2 अक्टूबर मत लगा देना आप लोग। ठीक है, 1929 में मनाया गया था। तो बेसिकली हमें क्या है, स्वतंत्रता दिवस बताना है। कई बार कंफ्यूजन में बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बता दिया ना आपको कि 1910 में हुआ था, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। यहाँ पर चीजें अलग अलग हैं चीजें। ठीक है, एक क्या हुआ था कि लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन है जो वो 1929 में हुआ था। 1929 में जो है जिसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसका प्रस्ताव का नाम था पूर्ण स्वराज, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था और इसी दिन निश्चित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को जो है पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कब? 26 जनवरी 1930 को, जो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो 1929 में हुआ क्या था? 1929 में क्या हुआ था? तो 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था और यहीं पर निर्णय लिया गया था कि हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को निश्चित किया गया था, दिन निश्चित किया गया था कि इसी दिन हम जो है पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अब सब लोगों के दिमाग में आएगा 15 अगस्त 1947 को हम लोग लिए हुए थे, लेकिन 26 जनवरी को हम लोग फिर गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो 26 जनवरी का दिन ही ये निश्चित किया गया कि हमने 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अगर हम इस तारीख को कैसे याद करेंगे? तो इसी दिन के लिए फिर निश्चित किया गया कि जो स्वतंत्र भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू होगा और फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 से हम गणतंत्र दिवस के दिन मनाने लगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे थे। ठीक है, तो 6वीं का जो है डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक सत्र का नेतृत्व किसने किया हुआ था? प्रथम प्रथम जो वार्षिक सत्र यानी कि प्रथम कांग्रेस जो प्रथम अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता बताना है आपको, किसने की हुई थी? तो WC बनर्जी ने की हुई थी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की हुई थी। ठीक है, अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ये 1902 में अहमदाबाद अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की हुई थी। किसकी? अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी। फिर आते हैं दादा भाई नौरोजी, तो इन्होंने 3 अधिवेशन, टोटल 3 मिला के अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी। ठीक है, AO ह्यूम है, कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। इस कांग्रेस के संस्थापक और महासचिव रहे हैं ये जो हैं कांग्रेस के संस्थापक और महासचिव रहे हैं। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो C नंबर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष बताना है। सरोजनी नायडू जो थी वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला कांग्रेस की जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो ये जो थे 1925 में जो है इन्होंने कांग्रेस कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। ठीक है, और एक कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की
पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। वहीं पर जो एनी बेसेंट थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। और इन्होंने जो है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। 1917 में 1917 में कलकत्ता में जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, की थी, ठीक है। तो 8वें का जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां। सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया हुआ था। तो कब कार्य किया हुआ था सरोजनी नायडू ने? तो अभी अभी मैंने जस्ट बताया था 1925 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया हुआ था, ठीक है। कब? 1925 में। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू जो थी, सरोजनी नायडू जो है, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला कहा जाता है, कोकिला कहा जाता है। इनकी कुछ काव्य रचनाएं भी थी, तो काव्य रचनाएं थोड़ी सा जान लो आप इनकी कौन सी। सरोजिनी नायडू जी की काव्य रचनाएं थी। तो काव्य रचनाएं कौन कौन सी थी? जैसे सबसे पहले थे स्वर्णिम सीमा, स्वर्णिम सीमा। इसके बाद कौन सी आ जाएगी? तो इसके बाद आ जाएगा समय का पक्षी, समय का पक्षी। और फिर इसके बाद आ जाएगा टूटा पंख, टूटा पंख। तो ये सब चीजें आएंगी। और यह जो मतलब सरोजिनी नायडू जी थी, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। 1947 में जो है संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश है उसकी गवर्नर बनी थी। तो इसके लिए इनके लिए एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, राज्यपाल थी, ठीक है। और 1947 में ये 47 में संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश जिसको कहा जाता था, उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी, गवर्नर बनी थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन 9 का वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। तो सरोजिनी नायडू जो है वो कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन सा अधिवेशन था जिसकी वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? अधिवेशन का नाम बताना है आपको, कहाँ पर चुनी गई थी। तो बेसिकली 1925 में चुनी गई थी। और कहाँ पर? कानपुर अधिवेशन में। कौन सा? कानपुर अधिवेशन में। और बाकी इनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इनका जन्म और बता देता हूँ आपको, जन्म और मृत्यु सरोजिनी नायडू के बारे में, ठीक है। तो इनका जो जन्म है वो 13 फरवरी 1879 को हुआ था। 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। और मृत्यु जो है, तो मृत्यु जो है, उनकी मृत्यु जो है वो 2 मार्च 1949 को हुई थी, 2 मार्च 1949 को हुई थी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब जैसे संयुक्त प्रांत है तो उसका नाम जो है जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश रखा गया था। एक पॉइंट और यहाँ पे कह सकते हो इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में याद कर लो आप। संयुक्त प्रांत का नाम, संयुक्त प्रांत का नाम जनवरी 1950 में, जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश रखा गया था, उत्तर प्रदेश रखा गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा सत्र किसी महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला पहला सत्र था? तो पहला सत्र बताना है आपको, किसी महिला द्वारा अध्यक्षता, इसमें भारत की महिला नहीं पूछा है, किसी महिला द्वारा, ठीक है। तो अभी अभी मैं जस्ट बताता भी जा रहा था कि कलकत्ता था 1917 में, ठीक है। किस कौन महिला अध्यक्ष थी? तो एनी बेसेंट महिला थी।
कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट यहाँ पर महिला अध्यक्षता के रूप में उन्होंने कार्य किया हुआ था। कानपुर अधिवेशन के बारे में बता चुका हूँ, जो 1925 में हुआ था। यहाँ पर कौन अध्यक्ष थे? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, यहाँ पर कौन अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और सूरत 1907 में जो अधिवेशन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की हुई थी? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने। तो कुल मिला के इन सब लोगों ने अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में जो है एनी बेसेंट ने की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई जब देश भर में 72 प्रतिनिधि दिसंबर में बॉम्बे में मिले हुए थे। तो कब हुई थी? तब हुई थी। तब कब हुई थी? तब जो हुई थी वो 1885 में हुई थी। और किस तारीख को मिले हुए थे? तारीख भी तो बता ही दो भैया। इतना भी तो आपको ना अच्छे से पता होना चाहिए, कहाँ पे आयोजित हुई थी, किस तारीख को हुई थी। ये चीजें तो कम से कम पता होनी ही चाहिए। और रट्टा मारो चाहे कुछ भी मारो, बट याद होनी चाहिए आपको। तो तारीख जो है वो है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर 1885 हो गई। ठीक है। और कहाँ पर? बॉम्बे में हुई थी। इस कॉलेज में हुई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ठीक है ना। और कांग्रेस की स्थापना का जो मूल उद्देश्य है, भारतीयों और ब्रिटिश सरकार के बीच एक प्रकार से सेतु का कार्य करना, ये रखा गया था। ठीक है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की थी? तो किस अधिवेशन में ये पूछा क्या गया है? मतलब सोचो, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा भाई क्या पूछ दिया है इसने। मतलब उल्टा ही सीधा पूछ दिया एक प्रकार से। तो यहाँ पर पूछना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, ये तो एक पूछ सकता था। और वे कौन से व्यक्ति थे जिसने सबसे ज्यादा अध्यक्षता की थी, यानी 3 बार अध्यक्षता की थी? तो क्वेश्चन ही गलत है ये तो। ठीक है, पहले नंबर तो क्वेश्चन ही गलत हो गया यहाँ पे। कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाने दो। बट हम बताते हैं, दादा भाई नौरोजी ने जो है वो 3 बार अध्यक्षता की हुई थी। इसने तो इसका तो ये नंबर एकदम सही मान लो पहले तो। ठीक है, जिस हिसाब से है। अब अध्यक्षता कौन कौन सी की हुई थी? तो एक तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने जो अध्यक्षता की हुई थी वो 1886 में। 1886 कलकत्ता में। कलकत्ता अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता की थी, मतलब दूसरा अधिवेशन हो गया। ठीक है। इसके अलावा 1893 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहाँ उसकी भी अध्यक्षता की हुई थी 1893 में। इसके अलावा 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, यहाँ की भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो टोटल मिलाकर 3 बार अध्यक्षता की हुई थी। ठीक है। और 1906 में जो है इन्होंने जो है पहली बार जो है स्वराज शब्द का उपयोग किया हुआ था। ठीक है। अब इसके अलावा विलियम बेडर्न बनाते हैं, जो विलियम बेडर्न बनाते हैं, ये जो नाम लिखा हुआ है विलियम बेडर्न, तो इन्होंने अध्यक्षता कहाँ पे की हुई थी? तो 1889 में इन्होंने बॉम्बे अधिवेशन में अध्यक्षता की। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने एक दूसरा अधिवेशन भी था 1910 में, मतलब दूसरा अधिवेशन नहीं, एक और अधिवेशन में जो है इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता की हुई थी। 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन था, इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने बेडरमन ने भी की हुई थी। फिर आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, तो इन्होंने कहाँ पर? 1887 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, मद्रास अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की हुई थी। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी। इसके बाद आ जाते हैं अपने पी आनंद चार्लू। तो पी आनंद चार्लू ने जो है वो 1891 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है 1891 वाला। तो इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा झंडा अपनाया गया था? कौन सा झंडा अपनाया गया था 1931 में, बताना है आप। कपड़े से बना चरखे वाला 2 रंग का झंडा था। 2 रंग का झंडा नहीं था एक। ठीक है। और खादी द्वारा बनाया गया चरखा चिन्ह वाला तिरंगा झंडा था। हाँ, तो यही था, जो चरखा चिन्ह वाला तिरंगा झंडा था वही बनाया गया था। ठीक है। और चरखा चिन्ह वाला 1 रंग का झंडा 1 रंग का कभी नहीं था। कपड़े से बना नीले रंग का झंडा तो ये भी कभी नहीं था। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, जो कि 1931 में बनाया गया था। ठीक है। तो इसमें रखा गया था झंडे के सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग रखा गया था। और केंद्र में जो था वो चरखा रखा गया था, जो कि खादी से बना होता था। ठीक है। और ये जो झंडा होता था वो खादी से बना होता था। खादी और चरखा जो है वो आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक हुआ करती थी। इसे स्वराज झंडा कहा गया था। तो ये झंडा था ना, मतलब तिरंगा झंडा था,
तिरंगा झंडा, इसको स्वराज झंडा कहा गया था। स्वराज झंडा कहा गया था, ठीक है। और भारत का पहला जो अनौपचारिक झंडा था 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखो, कब? 1906 में, 1906 में कलकत्ता में, कलकत्ता में पहला अनौपचारिक, अनौपचारिक झंडा फहराया गया था, फहराया गया था, ठीक है। तो इसका जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया किससे हार गए थे? त्रिपुरी कांग्रेस के जो राष्ट्रपति चुनाव में है पट्टाभी सीतारमैया है, किससे हार गए थे? महात्मा गांधी से, राजेंद्र प्रसाद से, सुभाष चंद्र बोस से, जवाहरलाल नेहरू से, किससे हार गए थे? तो जो 1939 के जो त्रिपुरी कांग्रेस में जो राष्ट्रपति चुनाव जो है वो पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। किससे? सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। किससे? सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। 1939 में जो है त्रिपुरी कांग्रेस हुआ था। त्रिपुरी जो है, त्रिपुरी कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और ये महात्मा गांधी ने जो है पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन दिया था, परंतु सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें भी हरा दिया और उसके बाद जो हराकर अध्यक्ष पद जीता था। तो गांधी जी के विरोध के कारण जो है बोस ने जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। इसके बाद ही जो है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के बाद ही सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की हुई थी, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जो है 1939 में जो है बोस के इस्तीफे के बाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं ये अध्यक्ष बने थे 1939 में जो है, जब बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो 15वें का जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो किस अधिवेशन में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसका नाम था भारत छोड़ो प्रस्ताव? तो किस प्रस्ताव में जो है, मतलब किस अधिवेशन में जो है क्या है प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, किस जगह पर वो अधिवेशन हुआ था? तो बॉम्बे में वो अधिवेशन हुआ था, ठीक है। जो अधिवेशन था ना, वो अधिवेशन जो है 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। कितना? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो तो प्रस्ताव स्वीकार किया गया, प्रस्ताव स्वीकार किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इसी वक्त में जो, मतलब इसी अधिवेशन में, जो बॉम्बे अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में जो है गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, दिया गया, तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो कौन थे, मतलब जो स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और दो लोगों ने मिलकर की हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना जो है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है, पहले नंबर तो हम समय देख लेते हैं कब हुआ था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1923 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी, इलाहाबाद में। अब इसमें कौन थे? एक तो चिदंबरम दास थे और दूसरे कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे। इन दोनों ने मिलकर की हुई थी। तो गांधी जी द्वारा क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन, जो कि चोरा चोरी घटना के बाद जो है ना वापस ले लिया गया था। तो अब उनसे असहमति बन गई थी, उसके कारण ही यह जो पार्टी की स्थापना की गई थी। और इनका जो मानना था कि जो स्वराज पार्टी का उद्देश्य था, मतलब मेन उद्देश्य था,
वो था कि विधान परिषदों में प्रवेश करके सरकार की नीतियों में बाधा डालना था, और सीआर दास जो है, मतलब कह सकते हैं सरकार की जो नीतियां थी उनमें बाधा डालना, किसी भी हाल प्रकार से उनको रोक लगाना था। ठीक है। अब सीआर दास जो थे, यानी कि चित्तरंजन दास थे, इनको देश बंधु की उपाधि भी दी गई थी, यानी कि चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि भी दी गई थी। दास को देश बंधु की उपाधि भी दी गई थी, उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वो किस अधिवेशन में हुई थी? मैंने अभी जस्ट पहले भी बताया हुआ था, जब मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी 1930 को जो है भारत का स्वतंत्रता दिवस बनाने का निर्णय लिया गया था, वो किस अधिवेशन में लिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में लिया गया था, जो कि 1929 को हुआ था। कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। यहाँ पर ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी कांग्रेस के द्वारा। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले जो तट झंडा या तिरंगा झंडा फहराया गया था, तो तिरंगा झंडा कब फहराया गया था? 31 दिसंबर 1923 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को, मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया, फहराया गया था। ठीक है। और इस अधिवेशन में ही 26, मतलब जो लाहौर अधिवेशन था, मैंने जैसे बताया था, इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है। और इसके अलावा कलकत्ता अधिवेशन 1928 में जो है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की हुई थी। तो कलकत्ता अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में जो कि 1928 में हुआ था, इसमें ही जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू द्वारा, नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19वां, औपनिवेशिक सरकार के शासन में बाधा डालने के उद्देश्य से विधान परिषदों में प्रवेश के लिए चुनाव लड़ने के विचार से स्वराज पार्टी का गठन के भीतर किया गया था। तो किसके भीतर किया गया था? अरे यार सिंपल सा है, जो भी सबसे बड़ी पार्टी थी और जिसके अंतर्गत वो लोग थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत ही की गई थी, और इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को जो है इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है, जो स्वराज पार्टी है ना, तो स्वराज पार्टी का गठन जो है 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी, प्रयागराज जिसको बोलते हैं वर्तमान में, इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है। और इसके बाद जो है, इसके पहले एक और, मतलब हुआ क्या था कि गया अधिवेशन हुआ था। गया अधिवेशन में क्या है? गया अधिवेशन, गया जो बिहार में पड़ता है, गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, जहां पर जो विधानसभा में प्रवेश का प्रस्ताव था ना, उसको अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, और इनका साफ साफ उद्देश्य था कि विधान परिषद में प्रवेश करना है, और उसके माध्यम से जो है सरकार की नीतियां हैं उनको बाधित करना है, उसकी वकालत की हुई थी। और इसी को ही, जो स्वराज पार्टी थी ना, इसको ही परिवर्तनवादी या कहें प्रो चेंजेस दल भी कहा गया था। तो यहाँ पर आप कह सकते हो स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के जो लोग मानने वाले थे, जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, चित्तरंजन दास हो गए, और भी लोग थे, तो इनको ही जो है परिवर्तनवादी कहा गया था, परिवर्तनवादी, या कहें प्रो चेंजेस, प्रो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स दल कहा गया, परिवर्तनवादी दल या प्रो चेंजर्स मूवमेंट दल कहा गया था। ठीक है। और गांधी समर्थक रचनात्मक कार्यक्रम जो है, जो गांधी के जो समर्थक थे ना, वो रचनात्मक कार्यक्रम के समर्थक थे, उनको नो चेंजर्स कहा गया था, इनको प्रो चेंजर्स कहा गया था, ये प्रो में बदलना चाहते सारी चीजों को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? दूसरा वार्षिक अधिवेशन पूछा है, किस स्थान पर आयोजित किया गया था? कांग्रेस का जो दूसरा वार्षिक अधिवेशन है, जो 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की हुई थी। कलकत्ता में जो है कह सकते हैं दूसरा वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो कलकत्ता में आयोजित हुआ था, कलकत्ता में। और उसकी अध्यक्षता किसने की हुई थी? दादा भाई नौरोजी ने की हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने
दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता की हुई थी। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था इनको, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है। और ये पारसी समुदाय से थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, पहला अधिवेशन जो 1885 में जो बॉम्बे में हुआ था, इसके बाद यानी कि जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 1886 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। तीसरा अधिवेशन जो 1887 में मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की हुई थी। ठीक है। 1892 में जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भी ये चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी बहुत जगह चुने गए थे। तो दादा भाई नौरोजी जो है, तो दादा भाई नौरोजी जो है 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, पहले भारतीय। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। स्वशासन या स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है। यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की निम्नलिखित किस शस्त्र में की हुई थी? मैंने ये बताया भी था आपको, थोड़ी सा हिंट दी हुई थी कि 1906 में जो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की हुई थी कलकत्ता अधिवेशन की, इसकी कलकत्ता अधिवेशन की जब अध्यक्षता की हुई थी, इसी दौरान ही उन्होंने जो है पहली बार स्वराज शब्द का जो है औपचारिक उपयोग किया हुआ था। तो कलकत्ता अधिवेशन में जो है दादा भाई नौरोजी ने 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी के दौरान ही पहली बार स्वराज शब्द का स्वराज शब्द का औपचारिक उपयोग किया गया था, औपचारिक उपयोग किया गया था। ठीक है। और इसी अधिवेशन में जैसे स्वदेशी हो गया, स्वदेशी आंदोलन हो गया, बहिष्कार आंदोलन हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा हो गया, स्वराज हो गए, इस 4 सूत्रीय जो है कार्यक्रम पारित हुए थे। ठीक है। और बाद में एक और चीज है, आपने जो पहले भी मैंने बताया हुआ था कि दादा भाई नौरोजी ने कब कब कह सकते हैं अध्यक्षता की हुई, तो 3 बार अध्यक्षता की थी, 1886, 1893 और 1906। 1886, 1893 और 1906, 3 साल आपको जरूर याद रखना है, 1886 और 1893 और 1906। इस समय पे इन्होंने जो है दादा भाई नौरोजी जी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। तो ये 3 साल आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब औपचारिक रूप से दिया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस ने जो भारत के लिए तो पूर्ण स्वराज है या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक से दिया हुआ था? तो इसके बारे में कितनी चर्चाएं कर चुके हैं हम, 2 बार 3 बार चर्चा कर चुके हैं ना। तो 1929 में जो है इसके लाहौर अधिवेशन में ये चर्चा मतलब कह सकते हैं पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप दिया गया था। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले तो बात यही हो जाएगी। अब यहाँ पर जो कराची अधिवेशन जो 1931 में दिख रहा है ना, एक कराची अधिवेशन, यहाँ पर क्या डिमांड की गई थी? तो मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव पारित किया गया था। यहाँ पर मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की हुई थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो की हुई थी वो सरदार पटेल द्वारा की गई, सरदार पटेल द्वारा की गई थी। ठीक है। और इसके अलावा जो गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था 1926 में जो, तो इसकी अध्यक्षता किसने की हुई थी? एस श्रीनिवास अय्यर ने, एस श्रीनिवास अय्यर ने। ठीक है। और 1927 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की हुई थी? एम ए अंसारी ने। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की हुई थी? एम ए अंसारी, एम ए अंसारी ने अध्यक्षता की हुई थी। ठीक है। तो डी नंबर सही, सॉरी बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? और लखनऊ समझौते का आपको उद्देश्य भी जरूर पता होना चाहिए कि लखनऊ समझौता हुआ क्यों था, कब हुआ था, वो तो तारीख पता होनी चाहिए, मतलब सन पता होना चाहिए आपको। लखनऊ समझौता जो है वो 1916 में हुआ था। कब? 1916 में हुआ था। और इस लखनऊ समझौता की लखनऊ समझौता जो है वो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था।
और इसकी अध्यक्षता जो किसने की हुई थी, तो अध्यक्षता जो की हुई थी वो की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने की हुई थी। ठीक है। और लखनऊ समझौता जो है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हुआ था, मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। मोहम्मद अली के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग है उनके बीच में हुआ था। तो कह सकते हो आप किसके बीच में, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता के बारे में थोड़ी सा जान लो आप। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। अब किस 1916 में, ठीक है, किस किस के बीच में हुआ वो जानो सबसे पहले। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है। अब इसके बाद देखो किस किस के बीच में हुआ था। तो यह जो है वो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस, बाल गंगाधर तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस थी। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस, नेतृत्व में कांग्रेस, और क्या बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, मोहम्मद अली जिन्ना, अली जिन्ना के नेतृत्व में, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है। तो इम्पोर्टेंट थिंग ये है। ठीक है। और हिंदू मुस्लिम एकता का दूत की उपाधि दी गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का दूत है। ठीक है। और इसी समझौते से जो है पृथक निर्वाचक मंडल को जो है मान्यता दी गई थी। और सी नंबर सही आंसर हो गए, यहाँ से बीच ही स्टार्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने का पहला कदम उठाया और 1870 में भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। तो किस वायसराय ने जो है जो प्रांतीय वित्त था और केंद्रीय वित्त था दोनों को अलग अलग कर दिया गया था, प्रथम में जो है भारत का जो वित्तीय विकेंद्रीकरण उसकी शुरुआत हुई थी। तो इस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड मेयो। कौन था, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का जो समय काल है 1869 से लेकर 1872 है, 1869 से लेकर 1872 है। ठीक है। और 1870 में जो है भारत में जो है वित्तीय विकेंद्रीकरण लागू हुआ था। वित्तीय विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि जैसे प्रांतों को कुछ मतलब वित्तीय विकेंद्रीकरण लागू हुआ। वित्तीय विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण मतलब समझ लो आप लोग थोड़ी सा। वित्तीय विकेंद्रीकरण, अब वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया प्रांतों में को जो है, प्रांतों को भूमि राजस्व, भूमि राजस्व, उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क, डाक और वन जैसे कुछ राजस्व स्रोत दिए गए थे। और 1872 में जो है पहली जनगणना का प्रयास भी हुआ था। ठीक है। और इसी इन्हीं के काल में जो लॉर्ड मेयो है ना, इन्हीं के काल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना भी हुई थी। इसकी भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी ना, हुई थी। ठीक है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, मैं अपने मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की थी। तो संविधान मतलब संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की हुई थी। किस सन में किया गया था, तो मद्रास अधिवेशन में सारी चीजें हुई थी। मद्रास अधिवेशन में, तो मद्रास अधिवेशन जो है वो कब हुआ था वो आपको बताना है। तो मद्रास अधिवेशन जो हुआ था वो 1927 में हुआ था। कब, 1927 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किसने की हुई थी, मुख्तार अहमद अंसारी ने की हुई थी। किसने, मुख्तार अहमद अंसारी ने अध्यक्षता की हुई थी। ठीक है। और इसी के जवाब में और मतलब जो 1927 के जवाब में जो है साइमन कमीशन के जवाब में जो कांग्रेस कमीशन के साथ कांग्रेस ने जो है कमीशन जो साइमन कमीशन है उसके साथ सहयोग करने का ना मतलब सहयोग ना करने का निर्णय लिया था। और बोला था कि भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु एक सर्वदलीय सम्मेलन की
स्थापना की हुई थी, ठीक है। और परिणाम स्वरूप जो था 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू ने जो है, मतलब इसी के बाद जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो भारतीयों द्वारा मतलब पहला भारतीयों द्वारा तैयार किया गया पहला संवैधानिक प्रारूप था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में जो है जो स्वराज का प्रस्ताव था वो पारित किया हुआ था। सो सबसे पहले आपको अधिवेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो जो लाहौर अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, लाहौर अधिवेशन, अभी हम जब से इसके बारे में बातचीत भी कर चुके हैं 2-3 बार। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था जो 1929 में हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की हुई थी? जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की हुई थी और यहाँ पर ही जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है वो पारित हुआ था। अब महात्मा गांधी जी द्वारा सिर्फ एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी, जिस अधिवेशन का नाम था बेलगाम अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन। और जो कि 1924 में हुआ था, क्योंकि 1925 में तो सरोजिनी नायडू ने की हुई थी ना अध्यक्षता, ठीक है। तो 1924 में जो है बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, जो कि एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, जिसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने की हुई थी। और इसी जो जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की हुई थी ना, इसी में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं जो लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने जो है 1920 में कौन से अधिवेशन की? कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता एक विशेष अधिवेशन हुआ था जिसको कलकत्ता में हुआ था, मतलब विशेष अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की हुई थी? लाला लाजपत राय ने की हुई थी। और इसी अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन पारित हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, पारित हुआ, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था, तो कब विभाजन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में? 1901, 1905, 1903, 1907। तो जो सूरत अधिवेशन था उसमें ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और सूरत अधिवेशन जो था 1907 में हुआ था। तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन, इसी समय पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है। और जो अध्यक्षता इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी वो किसने की हुई थी? रास बिहारी घोष ने की हुई थी, रास बिहारी घोष ने की हुई थी, ठीक है। अब कांग्रेस के सदस्यों के बीच में कई सारे वैचारिक मतभेद थे, जैसे कि कांग्रेस का उदारवादी हो गया और उग्रवादी में विभाजन हुआ था। जैसे उदारवादी नेता थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और उग्रवादी नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। और दोनों गुटों के बीच में, उग्रवादी और उदारवादियों के बीच में जो बाद में समझौता हुआ था, तो 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी में ही एक बार पुनः समझौता हुआ था। और तिलक ने इसी में कहा था कि जो स्वराज है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो इसका सही आंसर जो 27 का वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28वां। बदरुद्दीन तैयबजी ने में अध्यक्षता की हुई थी, तो किस सन में अध्यक्षता के रूप में जो है कांग्रेस को संबोधित किया हुआ था? तो यहाँ पर आप डेट लगा लिया करो ना जो भी है। तो अध्यक्षता की हुई थी, तो किस सन में अध्यक्षता की हुई थी? 1887, 1888, 1885, 1886। तो देखो जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था उसमें जो है बदरुद्दीन तैयबजी ने अध्यक्षता की हुई थी। वो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, और तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 हो गया, 85 के बाद 86 हो गया, और 86 के बाद हुआ 87। तो कौन से सन में आ जाएंगे अपन लोग? 87 में हुआ था, ठीक है। तो 87 में इन्होंने जो है अध्यक्षता की हुई थी। 1887 में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की हुई थी। 1887 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? मद्रास अधिवेशन हुआ था, मद्रास अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जो कि 1887 में हुआ था। और इसी समय अध्यक्षता की हुई थी किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने की हुई थी। और एक कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, एक कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट जोड़ लो आप कि एक कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था,
तीसरा अधिवेशन था। ठीक है, और इन्होंने जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की हुई थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो किसके साथ मिलकर के, वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसकी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की हुई थी। ठीक है, कब हुई थी ये, 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। किन किन ने मिलकर की हुई थी, तो इसमें सबसे पहले कह सकते हो आप बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी एक मेंबर ये थे। दूसरे मेंबर जो थे वो थे केटी तेलंग, केटी तेलंग। इसके अलावा कौन थे, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की हुई थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर, और 1888 में जो इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो जॉर्ज यूल ने की हुई थी, जो कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे। ठीक है, तो हालांकि जो 28 में का सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 1915 के सत्र के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो 1915 के सत्र में पूछा हुआ है कि जो 1915 में सत्र हुआ था या कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस दौरान जो है कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1915 में कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो देखो, 1915 में जो अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे का अधिवेशन हुआ था, बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे अधिवेशन हुआ था। और इस समय जो है अध्यक्ष जो थे वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, तो ये अध्यक्ष थे। और इसके अलावा यही जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है 1919 में ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। कह सकते हो आप ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पहले भारतीय सदस्य बने, पहले भारतीय सदस्य बने। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो जैसे अंबिका चरण मजूमदार थे, तो ये लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे जो 1916 में हुआ था। 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उस समय पर जो अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। और भूपेंद्र नाथ बोस जो है ये 1914 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष रहे हैं। और मदन मोहन मालवीय जो है 1909 में, अच्छा मदन मोहन मालवीय जो है वो 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार मदन मोहन मालवीय जी हैं जो। ठीक है, अभी 4 बार कब कब रहे हैं वो देखो। सबसे पहले तो ये सबसे पहले देखो 1909 में रहे हैं, 1909 में लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा 1918 में दिल्ली अधिवेशन, दिल्ली में अधिवेशन हुआ था तब इसके अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा जो है 1932 में दिल्ली में ही हुआ था अधिवेशन। और इसके बाद जो है कह सकते हैं वो 1933 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, तब भी ये अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हर साल जो है अधिवेशन हो रहा था और हर साल इसके अध्यक्ष, मतलब कह सकते हो 4 बार ये अधिवेशन में 4 बार अध्यक्ष रहे हैं। और सर्वाधिक 4 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी। और 2014 में जो है मदन मोहन मालवीय जी को 2014 में 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 1915 के सत्र के दौरान। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था। तो देखो, पहले पहले सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था कि नहीं लिया हुआ था। जो बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था ना पहला 1885 में, 1885 में जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था पहला अधिवेशन, बॉम्बे में गोपाल दास गोकुल राष्ट्र संस्कृत कॉलेज में जो हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1886 में। कहाँ पर हुआ था दूसरा अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की हुई थी, जो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता है, दादा भाई नौरोजी ने की हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, दादा भाई नौरोजी। इस समय पर जो है लगभग 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया होता। कितने, 434 प्रतिनिधियों ने
भाग लिया हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो है भारत भर में जो है प्रांतीय कांग्रेस समितियां स्थापित करने का निर्णय लिया हुआ था कि प्रांत में भी समितियां होनी चाहिए, प्रांतीय समितियां होनी चाहिए। बाद में इसी की वजह से फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे मद्रास अधिवेशन हुआ, तो जो तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास अधिवेशन, जब बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे ना, मद्रास अधिवेशन, इस समय पर लगभग 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और चौथा अधिवेशन जब होता है तो ये तीसरा अधिवेशन हो जाएगा, ठीक है, और ये चौथा अधिवेशन हो जाएगा। तो चौथा अधिवेशन जो है वो कहाँ पर होता है, इलाहाबाद में होता है, जब जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में जो है ये 1888 में होता है, और 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लेते हैं, लगभग कितने 1250 प्रतिनिधियों शामिल हुए थे। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो धीरे धीरे जो है कांग्रेस में संख्या बढ़ती ही जा रही थी प्रतिनिधियों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव इस बात पर केंद्रित था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए। तो कराची अधिवेशन में जो प्रस्ताव है वो इस बात पर केंद्रित था, तो किस बात पर केंद्रित था कि स्वतंत्र भारत का संविधान है वो कैसा दिखना चाहिए, और कराची अधिवेशन जो है वो कब हुआ था। तो यहाँ पर पूछा किस वर्ष में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कराची अधिवेशन हुआ था, तो वो आपको बताना है। तो 1931 में यह जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन जो है 1931 में हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की हुई थी। किसने, तो यहाँ पर देखो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, कराची अधिवेशन, और कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने की हुई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की हुई थी, ठीक है। और गांधी इरविन समझौते जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की जो फांसी है वो 23 मार्च 1931 के बाद हुआ था, ठीक है, 23 मार्च 1931 के बाद हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा कह सकते हो इसी अधिवेशन में जो कराची अधिवेशन हुआ था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हो गए, आर्थिक नीति पर जो हो गए, इन सब आर्थिक नीति पर जो प्रस्ताव है वो पारित हुए थे। तो कह सकते हो आप यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित हुआ था। एक तो सबसे पहले भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। तो इसमें कह सकते हो इसी समय पर जो है स्वतंत्र भारत के जो संविधान है उसकी रूपरेखा पर विचार किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन भारत की कोकिला के नाम से लोकप्रिय थी। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि भारत की जो कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी, और क्योंकि उन्होंने अलग अलग बुक्स की रचना की हुई थी, काव्य संग्रह रचना की हुई थे, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। तो अब हम यहाँ पर काव्य संग्रह के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों की चर्चा करेंगे जो अलग से चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो इन्होंने जो मैंने बताया था कानपुर अधिवेशन जो था 1925 में हुआ था, तब कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू जी, और इन्हीं को ही, सरोजिनी नायडू जी को ही भारत की कोकिला कहा जाता है। और इनका जन्म है जो वो 13 फरवरी को हुआ था। सरोजिनी नायडू जी का जन्म जो है वो 13 फरवरी को हुआ था। अब 13 फरवरी जो है वो एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो जाए तो मार्gaरेट थैचर जो है, जो यहाँ पर लिखा हुआ ना, मार्gaरेट थैचर जो है ये यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मार्gaरेट थैचर जो है ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश की है, ब्रिटिश साम्राज्य की यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। और इसके अलावा जो इंदिरा गांधी जी थी, जो वो 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर 1984 तक भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है अच्छे से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, वर्ष 1938 और 1939 में निम्नलिखित में से किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वर्ष 1938 में और 1939 में जो है किस व्यक्ति को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था।
तो 1938 में एक अधिवेशन हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, और दूसरा 1939 में जो है वो है त्रिपुरी अधिवेशन। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अगर 1939 का आपको पता है कि त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, बाद में क्या हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन में जो बॉस हैं सुभाष चंद्र बोस जी थे, और गांधी जी द्वारा मतलब सुभाष चंद्र बोस और उनके अगेंस्ट जो खड़े हुए थे वो थे गांधी जी से समर्थित जो है पट्टाभी सीतारामैया जी खड़े हुए थे। तो बोस जी ने जो है पट्टाभी सीतारामैया को मतलब कह सकते हैं उस चुनाव में हरा दिया गया था। तो इसकी वजह से गांधी जी के जो विरोध के कारण जो है बोस जी ने जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए त्रिपुरी अधिवेशन जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। अगर त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में पता है तो आपको 1938 के बारे में आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब 1938 में जो कौन सा अधिवेशन हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। और इसके अलावा 1939 में जो है कौन से हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। तो ये दोनों अधिवेशन हो जाएंगे। तो अब राजेंद्र प्रसाद जी ने बाद में क्या हुआ ना कि जब त्रिपुरी अधिवेशन से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मतलब हमें नहीं बनना अध्यक्ष पद से, तो फिर उन्होंने क्या किया था, इसके बाद ही 1939 में ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की हुई थी। किसकी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, की स्थापना की थी। तो ये हो जाएगा 33 का ए नंबर सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मैं कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया हुआ था। तो सरदार वल्लभ पटेल ने जो है वो कब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया हुआ था? अभी भी मैंने जस्ट बताया हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कराची अधिवेशन में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी, कराची अधिवेशन। तो कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और मैंने ये भी बताया हुआ था कि कराची अधिवेशन के दौरान ही जो है मुख्य रूप से ये देखा जाए किस किस चीज की, जो मौलिक अधिकार हो गए, आर्थिक नीति हो गए, आर्थिक नीति हो गई, इन चीजों पर जो है एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का आयरन मैन कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है। और 1991 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता की और 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने? कब? 1923 में, सितंबर 1923 में बोला गया है। तो देखो सितंबर 1923 में जो है एक विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। कहाँ पर विशेष अधिवेशन हुआ था? जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विशेष, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी। तो 1923 में जो है 1923 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। विशेष अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तब जो अध्यक्षता की हुई थी वो किसने की हुई थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की हुई थी। और ये 35 वर्ष की कम आयु से कम, सबसे कम उम्र के कह सकते हो कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए थे। इसके अलावा एक बार और 1940 में जो है 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। रामगढ़ अधिवेशन में जो है ये भी यहाँ पर भी अध्यक्ष चुने गए थे। और 1992 में इनको, मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो हैं इस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। सो और हाँ, इनका जो जन्म दिवस है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस है जो, तो 11 नवंबर को होता है, 11 नवंबर को हुआ था। तो इसी दिन जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। वर्ष 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मतलब 1947 के समय पर
कह सकते हो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जेवी कृपलानी। कौन थे? जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी थे। और इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इन्होंने जो है मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो स्वतंत्रता से पहले अंतिम अधिवेशन था। तो 1946 में 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की। मेरठ मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की जो जो स्वतंत्रता से पहले अंतिम अधिवेशन था। अंतिम अधिवेशन था। अधिवेशन ठीक है। और कृपलानी ने जो है 1951 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की हुई थी। तो कृपलानी ने, जीवी कृपलानी जो है 1951 में, कह सकते हो आप इस पे 1951 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। प्रजा पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद एक पहला कांग्रेस अधिवेशन जो है जयपुर में हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद पहला कांग्रेस अधिवेशन, स्वतंत्रता के बाद पहला कांग्रेस अधिवेशन अधिवेशन जयपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1948 में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है, जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कहते हैं 1948 में जो हुआ था, पट्टाभी सीतारमैया ने की हुई थी। पट्टाभी सीतारमैया ने की थी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद अच्छे से रखना है। तो 36 का जो है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। तो कौन से अधिवेशन में जो है वो जन गण मन गाया गया था, पहली बार बताना है आपको। तो जो जन गण मन है, राष्ट्रीय गान है, जो यह जो है पहली बार जो है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। और जो कलकत्ता अधिवेशन है ना, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की हुई थी? विशन नारायण धर ने की हुई थी। तो इसके अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर, ठीक है। और इसे मूल रूप से जो है मूल रूप से जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखाया हुआ था। तो कह सकता है इसका जो रचनाकार है, रचना किसने की हुई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने की हुई थी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है, या राष्ट्रीय गान के अलावा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। मतलब कह सकते हो राष्ट्रीय गान के साथ राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। तो इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन पुस्तक द्वारा लिखी गई थी। तो गैर ब्रिटिश पुस्तक, अब यहाँ पर इसका इंग्लिश हर्नर देख लो, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका मतलब ये होता है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, और इसका हिंदी मीन्स है भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन। तो किसने लिखी हुई थी? आपको अच्छे से पता है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी हुई थी। कब लिखी हुई थी? 1901 में, ठीक है। 1901 में लिखी हुई थी। और बेसिकली ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, कह सकते हो आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत जो है वो उन्होंने दिया हुआ था इसमें। किसकी? ड्रेन ऑफ वेल्थ उन्होंने दिया हुआ था इसमें, धन निष्कासन का सिद्धांत, धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया हुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक बताना है आपको। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, किसने किया हुआ था स्थानीय स्वशासन के जनक? तो स्थानीय स्वशासन के जनक है जो, वो वायसराय लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। इनको लॉर्ड मत लगाया करो, लॉर्ड लगाने लायक तो है नहीं हालांकि, लेकिन स्टार्ट कर दिया गया तो क्या करें।
1880 से लेकर 1884 तक, ठीक है, इनको जो है भारत के स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, जिसके बारे में पहले ही बता चुका था आपको। और इन्होंने जो है 1882 ईस्वी में जो है स्थानीय स्वशासन की नीति लागू की थी। इन्होंने जो है स्थानीय स्वशासन की नीति लागू की थी, नीति लागू की थी, स्थानीय स्वशासन की नीति लागू की हुई थी। और एल्बर्ट बल विवाद जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है वो भी इन्हीं के कह सकते हैं इनके कार्यकाल में ही निरस्त हुआ था, ठीक है। 1878 में जो पारित हुआ था, लेकिन इनके कार्यकाल में निरस्त कर दिया गया था। और 1881 की जनगणना जो है, 1881 की जो जनगणना है पूर्ण रूप से हुई थी, जो कह सकते हैं पूर्ण जनगणना है, पहली पूर्ण जनगणना इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली पूर्ण जनगणना इनके कार्यकाल में हुई थी, जनगणना इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। और इसके अलावा 1882 में हंटर कमीशन का गठन हुआ था, शिक्षा से संबंधित था, जो हंटर कमीशन का गठन हुआ था। इसके अलावा 1881 में ही फैक्ट्री एक्ट इनके कार्यकाल में पारित हुआ था, फैक्ट्री एक्ट भी इनके कार्यकाल में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1926, 1928, 1924। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता जो है, इसके मतलब प्रथम अध्यक्ष थे, जो प्रथम मतलब कह सकते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो अध्यक्ष थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष वो कौन थे? लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे, ठीक है। और इसे जो है लाला मतलब स्थापित किसने किया हुआ था? किन किन ने मिलकर? तो लाला लाजपत राय तो थे ही, इसके अलावा अन्य दो सदस्य भी रहे। कौन कौन थे? तो जैसे एम जोशी हो गए, एन एम जोशी हो गए, एम जोशी। और कौन हो गए इसके अलावा? जोसेफ वेपिस्टा, ठीक है। तो इन्होंने मिलकर स्थापित किया हुआ था। और जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो मुख्यालय था, तो इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में था, मुख्यालय जो है वो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और यह जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ना, ये बेसिकली किससे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1912 का अधिवेशन जो है बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? बांकीपुर, मधुबनी, सासाराम, गया। तो 1912 का जो अधिवेशन है बिहार का जो है, मैंने इसके बारे में चर्चा भी की हुई थी। तो ये कहाँ पर हुआ था? क्या बोलते हैं, बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पर? बांकीपुर में हुआ था 1912 का जो कांग्रेस का अधिवेशन, 1912 का बांकीपुर, जो कि पटना बिहार में पड़ता है, कह सकते हो पटना बिहार, ठीक है। इसकी अध्यक्षता जो किसने की हुई थी? रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर ने की हुई थी। अध्यक्षता किसने की हुई थी? अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर ने की हुई थी, ठीक है। और 1922 में जो है गया में, यहाँ पर जो है 1922 में हुआ था, 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था, गया बिहार में हुआ था 1922 में। इसकी अध्यक्षता जो है वो चित्तरंजन दास ने की हुई थी, यानी कि सी आर दास ने इसकी अध्यक्षता की हुई थी, सी आर दास ने इसकी अध्यक्षता की हुई थी, ठीक है। और यह जो है असहयोग के निलंबन के बाद जो है आयोजित हुआ था। और इसके बाद ही सी आर दास जी ने जो है 1923 में, सी आर दास और किसने? मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया हुआ था। प्रो चेंजर्स और आपको नो चेंजर्स का पता है ना, उसी का प्रो चेंजर्स मैंने बताया हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन किया हुआ था। तो इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि भारतीय भाषा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए ब्रिटिश भारत में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको सीमित करने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था, वो किस वर्ष लागू किया हुआ था? एक हल्के से मैंने बताया हुआ था, तो छोटे से रूप में, अभी जस्ट 2 मिनट पहले।
तो 1878 में लागू किया गया था। कितने में? 1878 में लागू किया गया था। और लागू किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के टाइम पर किया गया था। लॉर्ड लिटन के टाइम पे। लॉर्ड लिटन का जो समय काल है वो 1876 से लेकर 1880 था। और इसको जो समाप्त कर दिया गया था वो कब समाप्त कर दिया गया था, यानी कि निरस्त कर दिया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय पर समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड रिपन के समय पर इसको समाप्त कर दिया गया था। समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 1878 में ही भारतीय सत्ता अधिनियम भी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। और जो 1780 में पहला मतलब एक जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा 1780 में एक बंगाल गजट जो है पहला समाचार पत्र था। पहला समाचार पत्र था। तो 1780 में बंगाल गजट, बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था, जो कि जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा प्रकाशित था। ठीक है, तो पहला समाचार पत्र था, समाचार पत्र था जो कि जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित था। प्रकाशित था। ठीक है, तो कितना? 1780 में। तो इसका हालांकि जो ये वाला था वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1878 में लागू किया गया था। और इसको जो निरस्त कर दिया गया था वो कब निरस्त किया गया था? 1882 में समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर समाप्त लिखा हुआ है 1882, निरस्त कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के समय पर। ठीक है, तो इसका ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। निम्नलिखित सूचियों पर विचार करना है और सही को सम्मिलित करना है। एसएससी एमटीएससी में पूछा गया था एक। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सारे अधिवेशन दिए हुए हैं, उसकी अध्यक्षता किसने की हुई थी वो वाला भी देख लेते हैं। तो पहले से हम एक एक करके मिला लेते हैं, तो अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जैसे अगर आप देखोगे ना, बॉम्बे अधिवेशन जो कि 1885 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है वो WC बनर्जी ने की हुई थी। तो पहले का डी, कोई नहीं एलिमिनेशन हो रहा है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था, तो 1896 वाला जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की हुई थी? रहमतुल्लाह एम सयानी ने की हुई थी। तो ये वाला हो जाएगा। अगर वो भी नहीं पता था, चलो दूसरे का आपको जो है वो ए नंबर, चलो ये वाला, लेकिन एलिमिनेशन हमें अपनाना था। तो आपको ये सूरत अधिवेशन तो अगर अच्छे से पता रहा होगा। सूरत अधिवेशन जो है वो इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस ने की हुई थी, ये भी सही है। और चौथे का जो है सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन। तो जो तीसरे का जो है वो बी नंबर हो जाएगा और चौथे का जो है वो सी नंबर हो जाएगा। देख लो, तो एक का डी, दूसरे का ए, दूसरे का ए कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो ये वाले तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तीसरे का बी, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए डी नंबर आपको मिल जाएगा इसका आसानी से। ठीक है, बाकी और भी तरीके थे मिलने के लिए। जैसे अगर आप यहाँ पर ढूंढ देते चौथा, आपको अगर पता होता चौथे का सी, तो चौथे का सी तो एक ए वाला एलिमिनेट हो जाता, एक ए वाला एलिमिनेट हो जाता। अगर आपको पता होता तीसरे का बी है, तो एक फिर बाद में यहाँ से आप एलिमिनेट कर देते डायरेक्टली, तो यहाँ से भी आप मिल सकते थे आपको। तो चौथे का डी नंबर हो जाएगा। अब सब कुछ तो एस में लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। बाकी हम सब चीज़ें बता भी चुके हैं आपको। निम्नलिखित में से किसने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बंगला लिखा हुआ था? आमार सोनार बंगला जो है वो भी किसने लिखा हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है वर्तमान में, जिसके द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन के दौरान रचित किया गया था। ठीक है, जो 1905 में अमार सोनार बंगला जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के दौरान रचित किया गया था। ठीक है, और 1971 में जो है बांग्लादेश ने इसकी पहली 10 पंक्तियों को जो है राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया गया था। और हसरत मोहानी ने जो है 1921 में जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया हुआ था। तो 1921 में जो है हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की थी? तो जो रेलवे लाइन है वो
किस वर्ष शुरू की हुई थी? 1861 में, 1853 में, 1870 में, 1849 में। तो कब शुरू की हुई थी? तो जो पहली रेलवे लाइन जो है वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जो है 1853 में शुरू की गई थी। कितने में? 1853 में शुरू की गई थी। ये आपको इतना तो मतलब पता ही होना ही चाहिए, बहुत सरल है ये तो। 1853 में शुरू हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय काल में। ठीक है, और कहाँ से कहाँ हुई थी? तो पहली ट्रेन जो है बोरी बंदर बॉम्बे बॉम्बे से जो है थाने के बीच में प्रारंभ हुई थी। थाने के बीच में प्रारंभ हुई थी। कितने किलोमीटर की? लगभग 34 किलोमीटर की, लगभग 34 किलोमीटर की प्रारंभ हुई थी। और इसमें जो है यह कब टोटली कह सकते हैं 16 अप्रैल, मतलब डेट शायद आपको पता होना चाहिए, 16 अप्रैल 1853 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और ट्रेन में जो है 14 डिब्बे थे। इसमें जो है 3 स्टीम लोकोमोटिव साहिब, हिंद और सुल्तान ने से खींचा हुआ था। तो 3 लोकोमोटिव इंजन थे, 3 स्टीम लोकोमोटिव इंजन थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। साहिब, सिंध और सुल्तान ने से खींचा था। और सिर्फ इसमें जो है 400 यात्रियों को ले जाया गया था। कितने? इसने जो है 400 यात्रियों को ले जाया गया था, तो ये हो जाएगा कुल मिला के। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने जैसे टेलीग्राफ हो गया, डाक व्यवस्था हो गया, सार्वजनिक निर्माण विभाग हो गया यानी पीडब्ल्यूडी की वह स्थापना भी की हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के काल में काफी सारे कार्य भी हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से 1905 के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता में जो है स्वदेशी का आह्वान किया हुआ था। 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसके बारे में पूछा गया है कि स्वदेशी का जो आह्वान किया हुआ था किसकी अध्यक्षता में किया हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनकी अध्यक्षता में किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो है बनारस अधिवेशन जो हुआ था 1905 में, उसकी अध्यक्षता की हुई थी। और इसमें ही जो है स्वदेशी प्रस्ताव को पारित किया गया था। स्वदेशी प्रस्ताव और कह सकते हैं दूसरा था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया था। और यह जो मतलब कह सकते हैं स्वदेशी का आह्वान था और ब्रिटिश वस्तुओं का जो बहिष्कार था, ये 1905 में जो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया था उसके विरोध में था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में था। बंगाल विभाजन के विरोध में था। ठीक है, और गोखले जो हैं, गोपाल कृष्ण गोखले थे ना, महात्मा गांधी जी के जो हैं वो राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा जो है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की हुई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। भारत की निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर सावधानी पूर्वक विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो एक एक करके देख लेते हैं। जो भारतीय प्रेस 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध करने में विफल रहा है। 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसके विरोध करने में विफल रहा भारतीय प्रेस। तो ऐसा नहीं है, उसका विरोध करने में प्रॉपर तरीके से विफल नहीं बल्कि सफल रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर कह सकते हो विरोध के बावजूद जो है एक्ट पारित हुआ था। लेकिन कह सकते हो यहाँ पर ये कुल मिला के जो एक्ट था ब्रिटिश भारत की आलोचना करने भारतीय प्रेस ने जो है नियंत्रित और दंडित करने के लिए बनाया हुआ था। तो एक्ट का विरोध करने में विफल रहा, ऐसा नहीं था। तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा पहला कथन। ठीक है, क्योंकि सक्रिय रूप से इसका प्रबल विरोध किया था और भारी विरोध के कारण से बाद में इसको जो है 1882 में जो है वापस भी ले लिया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। इसके अलावा 1878 के जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है वायसराय लिटन द्वारा अपने ही विधिक सदस्य लॉ मेंबर के परामर्श के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। तो एकदम सही है, ये वाला दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। समाचार पत्र और संपादक का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। बाकी क्या करके देख लेते हैं, हम ला लेते हैं सबको।
तो जैसे नवजीवन है, ये महात्मा गांधी इसके संस्थापक भी थे। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। ठीक है, तो एकदम सही है वाला। द मराठा या मराठा जो है एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था जो है ना, और इसे बाल गंगाधर तिलक ने जो है शुरू किया हुआ था। कब शुरू किया हुआ था इसको? 1881 में शुरू किया हुआ था, तो ये भी सही है। बंगाली जो है वो कह सकते हैं इसमें बंगाली समाचार पत्र है जो, वो गिरीश चंद्र घोष 1862 में इसको शुरू किया हुआ था, गिरीश चंद्र घोष ने। और कह सकते हैं और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसके संस्थापक रहे हैं, संपादक रहे हैं। तो ये भी हो जाएगा भाई। अच्छा, ये संपादक लिखे हैं, इसकी स्थापना नहीं है, सॉरी, मतलब मैं थोड़ी सा बता रहा था। समाचार पत्र और संपादक दोनों में अंतर होता है, संस्थापक में भी अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इसको। तो इसकी स्थापना जो है बंगाली की जो है वो गिरीश चंद्र घोष ने की हुई थी 1862 में, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसके संपादक रहे हैं। तो एकदम सही है ये वाला। वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं संपादक थे, बल्कि इसके संपादक जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे इसके संपादक। ठीक है, तो इन्होंने जो है 1883 तक बॉम्बे में समाचार पत्र की शुरुआत की हुई थी। तो ये वाला जो कह सकते हो एक कदम गलत है, वॉइस मतलब गोपाल कृष्ण गोखले वाला जो है गलत हो जाएगा, और वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी सही हो जाएगा। तो डी नंबर जो है सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका कह सकते हो आप डी नंबर। ठीक है, इसको यहाँ पर मिलाने के लिए 4 नंबर सही हो जाएगा या डी नंबर सही हो जाएगा, कुछ भी कह दो आप। ये तो यहाँ पर अगर ए बी सी और डी होता तो 4 नंबर हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का डी नंबर, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक एक करके विचार कर लेते हैं। फिरोज साहब मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और अन्य लोगों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके समूह ने कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई, और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने गरीब और सीमांत भारतीयों की शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त संगठनों के प्रतिद्वंदी के रूप में एक अखिल भारतीय निकाय बनाने का निर्णय लिया हुआ था। तो कौन कौन से हैं एक प्रकार से हम देख लेते हैं तीनों को। ठीक है, तो सबसे पहले फिरोज साहब मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और उन लोगों ने जो मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया हुआ था। तो मैंने ये पहले बताया हुआ था कि यहाँ पर जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का जो है गठन किस किसने किया हुआ था। तो फिरोज साहब मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और अन्य लोग नहीं थे, यहाँ पर केटी तेलंग थे। तो इन 3 लोगों ने मिलकर की हुई थी। कब की हुई थी? 1885 में, है ना। यहाँ पे अन्य लोग जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अन्य लोगों में क्या है और भी लोग जुड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग, तो वैसे नहीं है। तो केवल और केवल कह सकते हैं मेहता जी और तैयब जी ने भी नहीं की हुई थी। तो ये वाला जो है वो कह सकते हो एक प्रकार से तो सही भी है और गलत भी है। लेकिन अगर हम देखें कि मतलब कितना सही और कितना गलत है, तो अगर देखा जाए तो इसमें लिखा है प्रारंभिक चरणों के संबंध में वो बताना है आपको। तो फिरोज साहब मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और अन्य लोगों में, तो तीनों ने मिलाकर ही की हुई थी। लेकिन यहाँ पर केटी तेलंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केटी तेलंग हो जाएगा। अगर हम इसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है ना, अदर्स एंड अदर्स ज्वाइंटली फॉर्म्ड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, सो ये कह सकते हो कि आंशिक रूप से गलत है और आंशिक रूप से सही भी है। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, तो यहाँ इसको हम सही मानेंगे। ठीक है, दूसरा आ जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके समूह ने जो है कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई थी। एकदम इनके सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके समूह में जो थे आनंद मोहन बोस भी थे। तो उन्होंने 1883 और 1885 में जो है कलकत्ता में जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया हुआ था। तो ये वाला एकदम सही हो जाएगा। इसके अलावा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है, यानी कि ये वो ह्यूम है, उसका मतलब उद्देश्य जो था मौजूदा संगठनों को जो है प्रतिद्वंदी बनाना नहीं था, बल्कि क्या था कि उनके साथ मिलकर एक ऐसा था कि एक अखिल भारतीय संगठन का संगठन बनाना था। तो ये वाला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला विकल्प है जो वो कई बार कंफ्यूजन में हो जाएगा। यहाँ पर जो लोग ना चुनने में गलतियां कर रहे हैं, एक तो यहाँ पर लोग मान रहे हैं कि एक और मतलब कह सकते हो 1 और 2 सही है ना, और कई लोग मान रहे हैं केवल 2 है। यहाँ पर सिर्फ उसके बारे में पूछा है और सभी के बारे में पूछा हुआ है। अगर 2 के बारे में पूछा है तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, अगर बदरुद्दीन तैयबी है और फिरोज साहब मेहता है, अगर सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल 2, तो केवल 2 माना जाएगा, बी नंबर। अगर 2 बस भी माना जा रहा है तो भी 1 और 2 है, और अगर सिर्फ 2 बस सही माना जा रहा है प्रॉपरली तो 2 वाला भी सही है। तो इसलिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन था क्वेश्चन वाला। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 49 का जो है वो बी नंबर आप मान लो, बाकी फिर देख लो। ठीक है, अपने हिसाब से भी आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की हुई थी? इसके बारे में बताया था मैंने कि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है या पीडब्ल्यूडी की स्थापना जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय काल में हुई थी। किसके समय पर? लॉर्ड डलहौजी के समय काल में हुई थी। कब हुई थी? 1854 में हुई थी। 1854 में। लॉर्ड डलहौजी का जो समय काल है वो कब से कब था? 1848 से लेकर 1856 तक। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आ जाता है ना। ठीक है, तो 1856 तक था।
और इसी के कार्यकाल में जो है व्यवगत सिद्धांत लागू हुआ था, जो 1848 में लागू हुआ था। पहली रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। और इसके अलावा वुड डिस्पैच आया था, जो इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डाक अधिनियम आया था। पूरे भारत में जो है टेलीग्राफ लाइनें भी छाई गई थी। कुल मिला के बहुत सारी चीजें लॉर्ड डलहौजी के समय काल में हुई थी। जो कुछ मुख्य चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो रेलवे लाइन का पता होना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पता होना चाहिए, व्यवगत सिद्धांत, मतलब कुल मिलाकर सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 50वें का जो है वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो देखो टोटल हमने जो है 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और अगर अभी तक आपने इसके बारे में नहीं सोचा है कि रैंक अप QIQ बैच ज्वाइन करना है या नहीं करना है, तो मेरे हिसाब से ज्वाइन तो करना चाहिए। और सिंपल है, आप इसके लिए PUIQ50 के नाम से कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिसलिए वैसे आपको बैच 149 का मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, डिटेल भी आपको सोल्यूशन मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द से जल्द यहाँ पर टेस्ट फ्री मिलेंगे आपको। व्हाट्सएप में आकर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बेझिझक ईमेल भी कर सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो आप मुझे बता दीजिए, जहाँ पर मैं इसकी आपको जानकारी दे दूंगा प्रॉपरली, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियोज जरूर देखें, जिसमें कि अभी तक जियोग्राफी, पॉलिटी, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रही है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ऐप पर इसका एक्सेस ऑलरेडी आप दोस्तों को, जो लोग परचेस कर चुके हैं बैच, उनको मिल रहा है और वो उसका फायदा भी ले रहे हैं। तो अगर आप भी लेना चाहते हो रैंक अप QIQ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, हाई भी जरूर करते रहें, थोड़ी सा शेयर जरूर करें यार, जिससे लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।